बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून है और दिन है मंगल का। आज का दिन भी बहुत अहम दिन है। कल साइफर केस का फैसला आ चुका है, वो आप सुन चुके हैं, उस पर बात भी हो चुकी है। आज का दिन भी बहुत अहम है। आज क्या कुछ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज तहरीक इंसाफ के लिए आज भी एक खुशखबरी आ सकती है और आने वाले दिनों में तो एक बड़ी खुशखबरी आते हुए नज़र आ रही है। और वो बड़ी खुशखबरी जो नज़र आ रही है आते हुए अभी तक वो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन आज फैसला एक और आना है कि तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर सील किया गया उस हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला आना है कि उसको डी सील करने का हुक्म आता है नहीं आता। तो ये तो इतनी कोई बड़ी खबर मतलब ज़ाहिर है एक पीटीआई के लिए एक बड़ी खबर होगी, लेकिन जिस लेवल की मैं बड़ी खबर की बात कर रहा हूँ ये उस लेवल की नहीं होगी। दफ्तर तो डी सील होना ही है। और ये ज़रूर है कि हुकूमत को बड़ा एक धचका लगेगा कि वो रात की तारीकी में जो पूरी कार्रवाई की गई और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब जो हैं वो पीटीआई की सेक्रेटरी डी सील करने का हुक्म देती हैं तो ये बहरहाल एक बड़ा हुक्म तो होगा, बड़ा फैसला तो होगा। लेकिन जिस नोयत का फैसला है वो मुझे तो मखसूस नशिस्तों वाला नज़र आ रहा है। पहले बात करते हैं आज क्या कुछ है। एक तो आज ये भी आपको बता दूं कि आज 9:15 साढ़े 9 बजे इमरान रियाज खान साहब की केस भी समात है इमरान रियाज खान साहब को कल सुबह 4 बजे जो है वो रोका गया था एयरपोर्ट के ऊपर। उनको हज पर नहीं जाने दिया गया था, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। और पता ही चला कि उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर निकाला गया और इतवार वाले दिन दोबारा ईसीएल पर डाल दिया गया। हालांकि इतवार वाले दिन तो छुट्टी होती है, कोई काबीना की उस कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और बस ऐसे ही निज़ाम चल रहा है आपके सामने ही है। और अब आप मुझे बताएं ना कि इस्लाम शरीयत क्या कहती है शहबाज शरीफ के बारे में, मोहसिन नकवी के बारे में और DGFIA इसहाक जहांगीर जो भी उनका नाम है उनके बारे में क्या कहती है शरीयत। इस्लाम क्या कहता है कि जो अल्लाह के घर की ज़ियारत से रोके, जो हज जैसे एक फ्रीज़े से रोके, जो फ़र्ज़ है साहिब इस्तादात के ऊपर, जो हज जैसे फ़र्ज़ पे रोकें, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है। इस पर उलमाए दीन को बात करनी चाहिए, ज़रा बताना चाहिए कि शरीयत और दीन क्या कहता है इन 3 किरदारों के बारे में। एक शहबाज शरीफ, एक मोहसिन नकवी और तीसरे हैं वो DGFIA। ये बहुत अहम किरदार हैं, ज़रूर इस पर उलमा को बात करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा पता तो चले कि ऐसे किरदारों के बारे में जो लोगों को अल्लाह के घर की ज़ियारत से, जो लोगों को हज जैसे फरीज़े से रोकते हैं, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है। और आज आमिर फारूक साहब ने गो के पहले बड़ा अच्छा ऑर्डर किया और नाम निकला भी सही, दोबारा डाल दिया गया है। आज अब देखते हैं आमिर फारूक साहब क्या करते हैं। कल जब हम पेश हुए, कल कोई ये साइफर के कोई 1-1.5 घंटे, साइफर के फैसला आने के 1.5-2 घंटे बाद समात हुई। इमरान रियाज खान साहब मौजूद थे और इमरान रियाज खान साहब ने खुद भी बताया अदालत को कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ एयरपोर्ट पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जनाब अब एक और केस में मेरा नाम डाल दिया ECL में, इससे आप निकलवाएंगे। फिर एक और मेरे पे केस है कि मैंने बम बनाया है और पुलिस पे हमला किया बम बनाकर। तो उस पर फिर काफ़ी देर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के। अच्छा, ये आप पे केस बना दिया गया है कि आपने बम तैयार किया और बम तैयार करके आपने पुलिस के ऊपर हमला किया है। तो आज अब FIA को और वजारत दाखिला को बुलाया गया है। कल आहद जो एडवोकेट हैं वो जो मियां अली इशफाक साहब के एसोसिएट हैं वो पेश हुए, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने आर्गूमेंट्स किए आहद साहब ने। तो इस हवाले से आज देखते हैं क्या होता है। आज मैं दूसरा आपको बता चुका हूँ कि आज जो PTI का जो ऑफिस है, जो सेक्रेटरीट है सील है, उसके हवाले से फैसला आना है। तीसरा, आज जो इद्दत केस में जो एक और जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब को भेजा गया है केस, हालांकि आर्गूमेंट्स हो चुके थे, फैसला महफूज हो चुका था, इस मौके पे जज रिफ्यूज़ कर नहीं सकता था, केस ट्रांसफ़र कर नहीं सकता था। उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाहरुख अर्जुमंद की और जो ख़ावर मनिका हैं उनकी बात मान ली है। ख़ावर मनिका ने एतराज़ किया था और शाहरुख अर्जुमंद ने कहा जी केस ट्रांसफ़र कर दें, दरख्वास्त है मेरी। वो इसका मतलब यह है कि आमिर फारूक साहब ने ख़ावर मनिका का एतराज़ भी एक्सेप्ट कर लिया है और आमिर फारूक साहब ने शाहरुख अर्जुमंद की बात भी मान के और केस ट्रांसफ़र कर दिया। और हुकूमत को भी, हुकूमत इस पर बहुत खुश है, नून लीग बहुत खुश है, पूरा निज़ाम बहुत खुश है कि ज़बरदस्त शानदार क्या काम किया है आमिर फारूक साहब ने कि उन्होंने केस ट्रांसफ़र किया मोहम्मद अफजल मजोका के पास। और कल हमें किसी ने कहा कि अफजल मजोका साहब बहुत ज़बरदस्त जज हैं, कमाल जज हैं। मैंने कहा कि जिनको इद्दत केस भेजा गया है और भेजा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हैं तो वो कैसे इतने ज़बरदस्त हो सकते हैं। तो वो फिर खैर हमारी जो हम तज़ब्ज़ुब का शिकार थे वो क्लैरिटी आ गई जब मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने ज़ियारत करने जाएंगे हम उनकी, जब उन्होंने 3 जून को केस सुनकर और 25 जून के लिए नोटिस कर दिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने अपराइट जज हैं, कितने आज़ाद जज हैं, कितने ज़बरदस्त जज हैं कि जिसने 3 तारीख को 22 दिन का नोटिस कर दिया है। फैसला हालांकि महफूज हो चुका था, सारी पार्टीज मौजूद हैं, कल के लिए आप नोटिस करते, परसों के लिए करते, सुनते 4-5 दिन में कंक्लूड करते, लेकिन जज साहब ने
22 दिन बाद का टाइम रखा है। तो इसी से पहले ही उनके नोटिस से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मोहम्मद अफजल मजोका साहब जो हैं उनको देखने जाएंगे, हम ज़ियारत करने जाएंगे उनकी, कि वो कितने माशाल्लाह आज़ाद जज हैं, कितने ज़बरदस्त जज हैं। तो मकसद वही है कि इमरान खान को जितनी देर अंदर रखा जा सकता है रखा जाए, बुशरा बीबी की जितनी देर अंदर रखा जा सकता है रखा जाए। तो ये है जनाब मामला। फिर अब आज इस पर यह होना है कि आज शायद PTI अर्ली हेयरिंग की, इमरान खान साहब के वकला अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर करें, वो रिजेक्ट होगी तो फिर जो है वो इसको चैलेंज शायद कर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी ऑर्डर को जुडिशल साइड पे चैलेंज कर दें। फिर ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर आमिर फारूक साहब मुस्तरद करते हैं दरखास्त, इंटर कोर्ट अपील में चले जाएंगे तो फैसला मुख्तलिफ भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर जा सकते हैं। खैर, अब आते हैं इस बात पर कि कल जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो गई हैं। एक तो उसमें आपने देखा टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया कि आमिर के काजी फायज़ साहब जो हैं वो बार बार जजेस को रोक रहे थे, टोक रहे थे बात करने से, और वजह यही है कि काजी फायज़ साहब नहीं चाहते कि 13 जनवरी के फैसले का हवाला आए, बल्ला छीनने के फैसले का हवाला आए। और काजी फायज़ साहब जो है वो बहुत डिस्टर्ब थे जब कोई ऐसी बात, ऐसे रिमार्क्स आते थे जिससे लगता ही था कि जजेस जो है वो PTI और सुन्नी ज़ात कौंसिल को नशिस्तें देना चाहते हैं। तो काजी साहब गुस्से में आ जाते थे और बहुत उनका चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता था जब 13 जनवरी के फैसले की बात आने लगती थी और वो जजेस को रोकते। एक मौके पे मुनीब अख्तर साहब के साथ उनकी काफ़ी एक तरह का, मुनीब अख्तर साहब ने तो फिर सही उनको एक तरह से झाड़ पिला दी और एक्सपोज कर दिया और शटअप कॉल दी मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को। जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो चाह रहे थे कि कोई जज सवाल ना करे और फैसला सिद्दीकी साहब दलाइल दें, तो उस पर वो उन्हें बार बार रोक रहे थे फैसला सिद्दीकी साहब को कि आप जजेस के सवालों के जवाब ना दें, बस आप आगे चलें, आप आगे चलें, आप आगे चलें। तो उस पर यह हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए मुनीब अख्तर साहब ने। तो फिर काजी साहब ने कहा कि मैं जब बेंच के सामने पेश हुआ था, शायद वो अपने केस का हवाला दे रहे थे जब उनके अनडिक्लेयर्ड असासे और जदादें सामने आई थी उनके बीवी बच्चों की, जो एडमिटेड फैक्ट था। लेकिन आज तक काजी फैसल साहब ने हिसाब नहीं दिया कि वो पैसा कमाया कैसे था, बाहर भिजवाया कैसे था, वो पैसे हलाल के थे, टैक्स उस पर दिया था नहीं दिया था, कहाँ से पैसे आए थे, आज तक काजी फैसल साहब ने वो जवाब नहीं दिया। बस इस बात पर काजी फैसल साहब ने जवाब नहीं दिया था कि ये मेरे खिलाफ जो रेफरेंस है ये जनरल फैज़ के कहने पर दायर हुआ है, और मैंने क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस दिया, फैसला दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इस सब के पीछे जनरल फैज़ और ISI इस धरने के पीछे। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी बनाई गई जो कमेटी है, जो एक वफाक की हुकूमत शहबाज शरीफ ने और काजी फैसल साहब ने मिलकर बनाई थी, वो ये बता चुकी है, वो कमीशन बता चुका है कि जनाब ये बात झूठ थी, गलत बयानी थी, बकवास थी कि इस फैज़ाबाद धरने के पीछे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के पीछे जो है वो जनरल फैज़ थे या ISI थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ISI का कोई तल्लुक था ना जनरल फैज़ का कोई तल्लुक था। तो आपका सबको हिसाब दे देना चाहिए अपनी असासों का और जदादों का कि वो पैसा कहाँ से आया था जो बाहर भिजवाया था और असास और जदादें बनाई थी उनके बीवी बच्चों ने। आज तक बहरहाल उसका हिसाब काजी फैसल साहब ने नहीं दिया। उसके बाद काजी साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं एक केस में पेश हुआ, तो जजेस ने जब ऐसे रिमार्क्स दिए तो मैंने जजेस को कहा कि अगर आप फैसला कर बैठे हैं तो फिर मेरे दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जाके बैठ जाता हूँ। इस बात पे फिर मुनीब अख्तर साहब, तो फिर मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हालांकि उससे पहले वो बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे थे, वो काजी साहब को एम्बेरस नहीं करना चाहते थे, वो भी चाहते थे मामला आगे बढ़े और बल्ले के मामले पे बात ना हो। लेकिन फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा बहुत अनफेयर है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बात, ये फुल बेंच में बैठा है, तमाम जजेस बैठे हैं, हर जज का ये हक है कि वो सवाल करे। इसका मतलब क्या है कि वो फैसला किए बैठे हैं। काजी साहब ने कहा कि मैं लाइटर नोट पे ही बात कर रहा हूँ, और उन्होंने फैसले की साहब को कहा कि आप आगे बढ़े। नहीं, उन्होंने कहा अगर आप लाइटर नोट पे भी बात करें तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कमाल शटअप कॉल दी मुनीब अख्तर साहब ने। ज़ाहिर है लाइक जज हैं, तहम्मुल से बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप किसी के तहम्मुल को, बर्दाश्त को का टेस्ट लेंगे तो फिर आगे से वो भी मुनीब अख्तर साहब हैं, वो भी फिर ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात सुन के दब जाएंगे या अब आप कहीं और शक शिकायतें लगाते रहें कि मुनीब अख्तर साहब को कभी रिज़ाइन मुझे लेके दें, जो भी करें। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने शटअप कॉल दी और ज़बरदस्त तरीके से दी। ज़ाहिर एक जुर्रत वाला जज है, लाइक जज है, उसे क्या वो है, उसने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, ज़बरदस्त बात की, ज़बरदस्त सवालात किए। अब आए कल की हेयरिंग में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्योंकि जैसे ये बेंच बना तो पहले ही सब ने नंबर गेम निकाल दी, सारे तो नहीं, बहुत से सहाफ़ियों ने, वकला ने, और वकला ने बता दिया कि जी ये जज जो है वो काजी फैसल साहब के साथ हैं, जिसमें काजी फैसल साहब भी हैं, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं। और वकला ने कहा कि जमाल खान मुदखिल साहब भी उनके साथ जाएंगे, हसन अज़हर रिज़वी साहब भी उनके साथ जाएंगे, मोहम्मद अली मज़ साहब भी उनके साथ जा सकते हैं, नईम अफ़गान साहब भी उनके साथ जाएंगे, इरफान सादत खान साहब भी उनके साथ जाएंगे। ये पहले ही वकला ने एक निकाल दिया कि जनाब 7 जज जो है वो काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर कल के जो रिमार्क्स हैं
वो जमाल खान मंदोखेल साहब के, उन्होंने तो लीड किया, उनके बड़े सख्त रिमार्क्स थे, बड़े अहम रिमार्क्स थे। लेकिन फिर वही है, फिर मैंने कल कहीं मैं और इमरान रियाज खान साहब इकट्ठे थे, तो हमने कहीं पे ये बात हो रही थी कि यार हैरान कुन तौर पर जमाल खान मंदोखेल साहब, जिनके बारे में तासुर ये था कि वो काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे, उनके रिमार्क्स तो कुछ और, वो तो लीड कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बिल्कुल आम पाकिस्तानी शहरी, जिसका ना वो वकील है ना वो सहाफ़ी है, उसने कहा देखें वो मंदोखेल साहब पहले भी रिमार्क्स तो कुछ और देते हैं, लेकिन जब फैसला आता है तो वो काजी फैसल साहब के साथ चले जाते हैं और जो काजी फैसल साहब कहते हैं वही वो करते हैं। तो ये भी एक आप देखना लोगों के अंदर किस तरह की जजेस की परसेप्शन बन गई है कि मंदोखेल साहब रिमार्क्स जो मर्जी देते रहें, लेकिन मंदोखेल साहब जाएंगे उस तरफ जिस तरफ काजी फैसल साहब कहेंगे। जैसे हसन अज़हर रिजवी साहब के बारे में है कि वो वैसे तो काजी साहब से इतफाक़ नहीं करते, लेकिन जहाँ पे PTI के अगेंस्ट बात होगी, इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला देना होगा, इस निज़ाम के हक़ में देना होगा, नून लीग के हक़ में देना होगा, शरीफ ख़ानदान के हक़ में देना होगा, वहाँ पे वो काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे। ये एक तासुर बन गया, ये तासुर कोई अच्छा नहीं है। बहरहाल अब आ जाए कुछ और अहम ऑब्जर्वेशंस जो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि केस किस तरफ जा रहा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन इंतखाबी निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि मिसगाइड इसलिए किया गया कि चाहे बल्ला ले लिया गया था, लेकिन PTI बतौर पॉलिटिकल जमात मौजूद थी, ये PTI के उम्मीदवार डिक्लेयर हो सकते थे, और अगर PTI बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही थी तो ये आज़ाद जीतकर और PTI में जा सकते थे। इस हवाले से जब हवाला देंगे सलमान अकबर राजा साहब जो आए थे रोशनम पर, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि वो दलाइल देंगे कमल शोजब की तरफ से, तो काजी साहब ने कहा कि पहले फैसला साहब बात कर लें फिर आपको सुन लेंगे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, सलमान अकबर राजा साहब लेकर आए थे कि हमसे बल्ला ज़रूर छीन लिया गया है, लेकिन हम PTI के उम्मीदवार हैं, क्योंकि हमारे कागजात नामजदगी पर लिखा हुआ है कि हम PTI से हमारी एफिलिएशन है, और PTI की वेबसाइट पर मौजूद है, PTI ने हमें सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, लेकिन काजी साहब ने केस नहीं लगाया था। मकसद वही था कि किसी तरह से PTI के उम्मीदवार ना हो, PTI के उम्मीदवार होते तो मखसूस नशस्तें इनको मिल जाती, मखसूस नशस्तें मिल जाती तो 2/3 अक्सरियत मैंडेट चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को ना मिलती, और 2/3 अक्सरियत इसलिए ज़रूरी थी कि आईनी तरमीम उन्होंने लानी थी। और आईनी तरमीम क्यों लानी थी, वो आप इतने सादा नहीं है, आप सब लोग जो सुन रहे हैं आप सबको पता है किस बात की आईनी तरमीम आनी थी, लेकिन लगता यह है कि चकनाचूर हो सकते हैं वो ख्वाब सारे। 2000 कब तक, 26 अक्टूबर 2026 तक सीट पर बैठकर और नून लीग हक़ में फ़ैसले देने के मामले में। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब के इन रिमार्क्स के बाद जैसे रहमतुल्लाह साहब ने सवालात उठाए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक़ से महरूम हो जाती है, क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि PTI के इंतखाबी उम्मीदवारों के बारे इलेक्शन कमीशन के फैसलों और इख्तियार पर सवालात उठते हैं, और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात ख़त्म हो गई थी। ये सवाल उन्होंने उठाया, क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी। तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन में ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद डिक्लेयर कर दे। उन्होंने आगे कहा कि जब पार्टी कह रही है कि ये हमारा उम्मीदवार है और उम्मीदवार भी कह रहा है कि मेरी ये पार्टी है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि PTI बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें भी जमा कराई थी। अगर ऐसा हो जाए तो नशस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि नशस्तें तो PTI को भी मिल सकती थी, क्योंकि PTI बतौर जमात तो सियासी जमात तो मौजूद थी, लेकिन और फिर वो कहते हैं कि ये उम्मीदवार भी PTI के हो सकते थे। बल्ला छीन लिया, ठीक है, निशान मुख्तलिफ हो गए, लेकिन ये PTI तो मौजूद थी। और फिर अगर वो आज़ाद भी जीत गए थे तो वो PTI में जा सकते थे, क्योंकि PTI एक सियासी जमात तो थी। उसके बाद जब इसके बाद वो मैं मुनीब अख्तर साहब वाला बता दिया आपको सारा। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने के मामले को तस्लीम किया। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है कि जब जीतने के बाद 3 दिन होते हैं कि जब नोटिफिकेशन होता है तो 3 दिन होते हैं कि आपने किस जमात में शामिल होना है, आज़ाद ने वो फैसला कर लें। वो कहते हैं कि 3 दिन थे, 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे, जो PTI के नहीं कंसिडर हो रहे थे, वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना। वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं थी, रजिस्टर्ड जमात नहीं थी, या वो जो तारीफ़ करते हैं उसके मुताबिक एक सियासी जमात नहीं थी, तो फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कैसे इन आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने दिया। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि जब इनको शामिल कर दिया तो अब वो कह सकते हैं कि जनाब आपने हमें क्योंकि शामिल किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब हमें मखसूस नशस्तें भी दें। ये कहना था मंसूर अली शाह साहब का। उसके बाद
ये भी कहा उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नज़र नहीं आती। इलेक्शन कमीशन एक जानब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पोलिटिकल पार्टी नहीं, दूसरी तरफ आप उसको पार्लिमानी पार्टी मान रहे हैं, आप नोटिफाई कर रहे हैं। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं रखा जा सकता। अदालत बार बार कह रही है कि मामला PTI का नहीं है, ये अवाम का है। अवाम ने एक जमात को वोट दिए हैं, उसका मैंडेट था, उसका मैंडेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उनको उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी वो नून लीग वाले और ये सारे आए हुए थे JUIF, इन सारों ने उन्होंने मुखालफत की PTI को नशिस्तें देने की, और उन्होंने कहा कि जनाब इनको नहीं मिल सकती और हमें मिल सकती हैं। वो ज़ाहिर है मैंडेट चोर जो हैं वो कहते हैं हमें मिल जाएँ। और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं। आज़ाद उम्मीदवार भी किसी जमात में शामिल हो जाएँ तो मखसूस नशिस्तें उसको दी जानी चाहिए। हमसे पहले बल्ला लिया गया, फिर कहा गया कि आप बैटिंग करें। वाह, क्या उन्होंने ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि हमसे बल्ला लेकर कहा गया कि अब खेलो और बैटिंग करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मसले पार्लियामान में हल होने चाहिए, हर मसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई पार्टी ज़ेर अताब रही है, पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया। नून लीग के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को जो है वो बल्कि एक नहीं कई मौक़ों पर, और मरीम नवाज़ खान ने अपने व्लॉग में बताया है कि 12 वो कौन से मौके थे जब काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो वकला को टोका, जजेस को टोका कि आप जो है वो जजेस को टोका कि आप रिमार्क्स ना, आप सवाल ना करें, और वकील को टोका कि आप जवाब ना दें। उसके बाद उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट में बैठने का मज़ा भी है और कुछ फिर इश्यूज़ भी हैं, ज़ाहिर है फिर सवाल होते हैं, सारे जज सवाल करते हैं। और जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए KPK के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो चीफ जस्टिस ने एतराज़ किया और उनको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को KPK ना कहें आप, क्योंकि वहाँ के लोग बुरा मनाते हैं, और अगर दीगर सूबों के लिए कोई मुखफ़फ़ इस्तेमाल करें तो फिर इनके लिए भी करें। अगर उनके लिए नहीं करते, उनको पंजाब कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं, सिंध कहते हैं, तो फिर इनका भी पूरा नाम लें। उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने शुरू में जो बात बताई थी अदालत को, उन्होंने ये बताया था कि कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें मुतनाज़ हैं, यानी 77 जो PTI को मिलनी चाहिए थी, जो चोरों डाकुओं लुटेरों को दी गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि सिंध में 2 नशिस्तें मुतनाज़ हैं, एक पीपल्स पार्टी को दी गई और दूसरी MQM को मिली। पंजाब असम्बली में 21 नशिस्तें मुतनाज़ हैं, जिसमें से 19 नशिस्तें नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिली। अक़लियतों की एक मुतनाज़ा नशिस्त नून लीग को मिली, एक पीपल्स पार्टी को मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के क्योंकि ये वकील है, इनको एक मौके पे ये भी कहा गया कि आप जो है वो PTI का जिक्र ना करें। फैसल सिद्दीकी साहब को कहा गया, लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये अंडरस्टूड है कि ये PTI की बात तो होगी, क्योंकि ये सारे लोग तो PTI के हैं, मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं। उसके बाद बताया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 8 मुतनाज़ा नशिस्तें JUIF को मिली, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 मुतनाज़ा नशिस्तें मिली। एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली, और खैबर पख्तूनख्वा में 3 अक़लियतों की मुतनाज़ा नशिस्तें भी दूसरी जमातों की दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पूछा गया कि उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, तो वो सारे थे। कामरान मुर्तज़ा साहब भी आ गए और उनसे पूछा गया कि आपकी जमात का नाम क्या है। उन्होंने कहा JUI पाकिस्तान। कहा गया कि F नहीं है, तो उन्होंने कहा जी F नहीं पाकिस्तान है। तो फिर चीफ जस्टिस ने मंदोखेल साहब ने लेटर नोट पे कहा कि अगर आपकी जमात से F निकाल दिया जाए तो फिर आपकी जमात की क्या हैसियत रह जाएगी। तो उन्होंने कहा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, कि ऐसे तो फिर आप किसी जमात के भी लीडर को निकाल देंगे तो उसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं रहती। तो बहरहाल जो दलाइल दिए मुकम्मल उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने यही कहा कि ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का कलअदम किया जाए और सीटें हमें दी जाएँ। उसके बाद उन्होंने कहा मुनीब अख्तर साहब ने कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई नहीं, ये अतर मिल्ला साहब ने कहा था कि अगर गलती हुई है तो वो तस्दीक कर सकता था इलेक्शन कमीशन के। भाई अगर आवाम का एक राइट है, आइन ने एक हक दिया हुआ है और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक को कमी पेशी थी, तो इलेक्शन कमीशन उसको ठीक कर लेता। ये क्या है कि आपने टेक्निकल बुनियादों पर नशिस्तें उनसे लेके उनको दे दी जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दिया था। जमाल खान मुखेल साहब ने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक पार्टी
इनलिस्ट होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इलेक्शन में उसका सीटें हासिल करना। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक ये भी था ना कि रजिस्टर्ड पार्टी हो फिर उसने लिस्ट दी हो। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पीटीआई ने लिस्ट दी थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जो है वो मानने से इनकार कर दिया था। इस मौके पे अदालत की जानिब से भी कहा गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का भी मामला है कि जिसने जितना मैंडेट है उसको वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सिक्योर का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, नशिस्त हासिल करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीतना ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से भी नशिस्तें ली जा सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने इस्तफसार किया कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी जमात बना लें तो क्या वो मखसूस नशिस्तें ले सकते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरे ख्याल में सियासी जमातें पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जीत के और फिर वो अपनी आज़ाद पार्टी वो एक नई पार्टी बनाए। नई पार्टी पहले से रजिस्टर्ड होती हैं, नई पार्टी इस तरह से नहीं बन सकती। उसके बाद जब वकील साहब ने मजीद वक्त का कहा तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ वकील को 1 घंटे का टाइम दिया गया था। जजेस 1 घंटे में सवाल भी पूछ रहे थे। वकील ने कहा कि अगर वकील ने उसी टाइम के दौरान ही अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर आप कहें कि ये टाइम है उस टाइम में मैं मुकम्मल कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कैनेडियन हाई कोर्ट से तो नहीं, मैंने तो अपनी बेगम से ये चीज़ सीखी है कि मेरी बेगम जितना वक्त देती है उसी में मैं अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर देता हूँ। मुनीब अख्तर साहब ने ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की थी कि बुनियादी असूल है मुतनासिब नुमाइंदगी, सियासी जमात अपनी तादाद से ज़्यादा नशिस्तें नहीं ले सकती, ना ज़्यादा दे जा सकती हैं ना कम दी जा सकती हैं। जमाल मुदखिल साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत क्या ये नहीं हो सकता था कि जो हकदार है उसको हकदार को हक वापस कर दिया जाए और कहा जाता कि ये पीटीआई की नशिस्तें पीटीआई को दी जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और साथ ही अच्छा इरफान सादिक खान साहब ने बड़े हैरान को रिमार्क्स दिए। वो पूरी तरह काजी साहब के साथ अलाइन है, पूरी तरह से वो काजी साहब के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम कर तो रहे हैं ये सारी बातें लेकिन हमने सियासी जमात की तारीफ़ नहीं पढ़ी और उसमें लिखा हुआ है कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो सियासी जमात की तारीफ़ में नहीं आती। आज़ाद उम्मीदवार कैसे उस जमात में शामिल हो सकते हैं ये मेरी रज़ाती राय है। यानी वो बिल्कुल काजी फाइज़ साहब से बहुत आगे निकल गए हैं काजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू में। इरफान सादिक खान साहब जितने भी बेंच में जजेस बैठे हैं सब में उनकी दाढ़ी सबसे माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी है और बड़ा वो एक है मतलब एक मजहबी शख्सियत लगते हैं बाय फेस। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने तो कहा है कि जनाब वो वही बात जो नून लीग बात कर रही है कि जनाब ये तो जो है वो ये नशिस्तें कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ये शामिल हो सकते थे, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वही बात जो नून लीग कर रही है, वही बात जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वही बात जो शरीफ ख़ानदान कर रहा है और वही जो पीटीआई नून लीग वाले समझ रहे हैं कि काजी फैसल साहब ये फैसला देंगे, वही बात काजी साहब से भी आगे बढ़ के इरफान सादिक खान साहब ने कर दी है। और एंड में ये भी आपको बता दूँ कि जमाल खान मुदखिल साहब का कहना था कि तहरीक इंसाफ को जो है वो तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए थी, अब भी दी जा सकती हैं और ये उन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज 11:30 बजे दोबारा समाअत है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या तहरीक इंसाफ जो भी कहें उनको मिल जाएंगी। और क्योंकि अभी मुदखिल साहब को बहुत इंपॉर्टेंट है, आज देखना होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कोई और जज बोलता ही नहीं बोलता क्योंकि कल मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिल्ला साहब, जमाल खान मुदखिल साहब इनकी जो रिमार्क्स हैं उससे तो लगा कि ये चारों ये जो मैंडेट चोर हैं इनको मखसूस नशिस्तें देने के मुखालिफ हैं। और मोहम्मद अली मदद साहब पहले स्टे कर चुके हैं लेकिन अब नहीं पता उनका कि वो किस तरफ जाते हैं। वैसे वो हर मामले में जब काजी साहब के साथ बैठते हैं तो वो हर मामले में काजी साहब के साथ जाते हैं। लेकिन आयशा मलिक साहब इसमें बैठी हैं, इसमें शायद वहीद साहब बैठे हैं और एक और भी जज थे और हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और कोई अभी तक जो है वो एक वोट का ही ऊपर नीचे है, यानी जो वकला का ख्याल है कि ये जज काजी फैसल साहब के साथ हर सूरत में जाएंगे। तो अगर मुदखिल साहब काजी साहब के साथ नहीं जाते और बाकी जिन जजेस के बारे में है कि वो आइन के साथ जाएंगे, वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो आवाम के जो हक़ है वोट के ज़रिए आवाम ने जो दिया मैंडेट दिया उसके साथ जाएंगे, तो उसके मुताबिक अगर मुदखिल साहब भी उस तरफ जाते हैं तो फिर ये 7-6 हो जाएगा। काजी साहब 6 में आ जाएंगे और ये 7 में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक काजी साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया और काजी साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए जिससे पता चले कि काजी साहब किस तरफ जा रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।